अभी तक हमने क्या किया इसमें, AS28 जहां पे हम एसेट को इंपेयरमेंट के लिए चेक करते हैं, जहां पे हमें कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं मार्केट में या फिर इंटरनल इंडिकेटर मिलते हैं, हमें संकेत मिलते हैं कि शायद ये एसेट उतनी यूजफुल नहीं रही है जितना हम मानते हैं इसे। तो ऐसे केसेस में AS28 गाइड करता है कि आपको इंपेयरमेंट के लिए चेकिंग कर लेनी चाहिए। इंपेयरमेंट के लिए चेकिंग करने का मतलब है यू हैव टू कंप्यूट रिकवरेबल अमाउंट, एंड व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, इट इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। वैल्यू इन यूज मतलब आप इसका इस्तेमाल करके क्या बना लोगे, वैल्यू इन यूज का मतलब आप इसका इस्तेमाल करके क्या बना लोगे। कैसे देखा जाता है वैल्यू इन यूज, अगले कितने सालों में, 5 सालों में जो नेट कैश फ्लो आने वाला है बिफोर टैक्स, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो यूजिंग अ डिस्काउंट रेट दैट इज आल्सो प्री टैक्स, और उसको कैलकुलेट करके आप सम टोटल करते हो, दैट इज योर वैल्यू इन यूज। और दूसरी तरफ एक चीज हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नेट सेलिंग प्राइस। बेसिकली आज बेच के तुम्हें क्या मिल जाएगा, इन दोनों में से जो भी लोअर हायर, हायर विल बी योर रिकवरेबल अमाउंट। तो यहां पे हम इसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करते हैं। इफ कैरिंग अमाउंट इज मोर दैट मींस एसेट को दिखा ज्यादा रहे हो, मिलना नहीं है उतना बेनिफिट, तो ऐसे केसेस में आपके एसेट को इंपेयर करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग लॉस विल बी डेबिटेड टू P&L अनलेस देयर इज रिवैल्यूएशन रिजर्व, कोई बैलेंस पड़ा हो रिवैल्यूएशन में तो उसका इस्तेमाल करेंगे। ए एसेट को रिवैल्यू किया था अपवर्ड, उसका रिवैल्यूएशन पड़ा है, बी के ऊपर इंपेयरमेंट लगा है, क्या कर सकते हैं यूज, ए एसेट का रिवैल्यूएशन रिजर्व, बी का इंपेयरमेंट लॉस, क्या ये सेट ऑफ करने के लिए यस कहता है, नहीं। इंपेयरमेंट लॉस को रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेटअप करने का मतलब ये नहीं कि सर बैलेंस शीट में किसी का भी रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा उसका इस्तेमाल कर लेंगे। हम उसी एसेट के लिए कहना चाहते हैं कि उसी एसेट को कभी किसी जमाने में आपने अपवर्ड दिखाया था, आज वो डाउनवर्ड चली गई है, तब हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड आप कल को जब आपकी एसेट इंपेयर हो गई, आपने लॉस रिकॉर्ड किया, फ्यूचर का डेप्रिसिएशन सेम रहता है, फ्यूचर का डेप्रिसिएशन सेम रहता है आफ्टर इंपेयरमेंट, नहीं, क्या हो जाता है, बढ़ भी सकता है शायद इंपेयरमेंट की वजह से, नहीं, पहले से क्या होगा, कम, ऑब्वियस है, WDV कम करोगे तो डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा। तो फ्यूचर पीरियड में रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। एंड देन कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी आ जाती है कि सर फाइनली वो हालात जो हमारे बुरे हुए थे अब सुधर गए हैं, तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं उस केस में, रिवर्सल। जैसे बुरे संकेत आए थे इंपेयरमेंट के लिए, ऐसे इंपेयरमेंट जाने के अच्छे संकेत आएंगे। वो इंडिकेटर मैंने लिख नहीं रखे थ्योरी में, लेकिन समझ लेना ऊपर वालों के उल्टे होंगे, पहले बुरे संकेत आए थे, अब उन्हीं के अपोजिट हो गए तो अच्छे संकेत आ गए। तो ऐसे केसेस में रिवर्सल किया जा सकता है, बट रिवर्सल कितना हो सकता है, जो पहले आपने लॉस रिकॉर्ड किया था क्या उससे ज्यादा कभी जा सकता है। अगर इंपेयरमेंट पे 2 लाख का रिवर्सल हुआ था, क्या 2 लाख से ऊपर हो सकता है, नहीं। इवन इंपेयरमेंट के बाद आपकी एसेट की WDV जो पुरानी होती उससे ऊपर भी नहीं जा सकती। मैं जो बोल रहा हूं इसकी बात समझ में आ रही है ना, कल एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था। तो ये रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, यहां तक का हमारा काम हो गया है। एंड चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, वो पार्ट भी हमारा कवर अप हो चुका है। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ, फिर नहीं तो मैं लास्ट टॉपिक पे आता हूं और इसको कंप्लीट करते हैं। है कोई डाउट, चलो फिर आगे चलते हैं। अच्छा मेरे को एक छोटी सी बात और बता दो, मैंने आपको बताया था आज ये कंप्लीट करते हैं, कल से अमलगमेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो 14 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आना है। 7-8 दिन लगते हैं, लाइन वाइज सारी क्लासेस जरूरी है, बीच में मिस करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, अभी हमने 4 AS किए थे, जो तुम्हारे अब ये मॉक हुए थे, इसके बाद से हमने 4 AS किए, AS10 देन AS26 इंटेंजिबल एसेट, AS10 में बेसिकली PPE की बात करते थे हम, AS26 देन AS16 बोरोइंग कॉस्ट और AS28। मुझे इतना बता दो, क्या इन चारों को एक साथ रिवाइज करवाने की कोई जरूरत है, कि मैं कल की क्लास लगा के 45-50 मिनट, ये मत कहो कि तुमने कर नहीं रखा, एक क्लास में हो भी नहीं सकता तुम्हारा, इसलिए वहम में मत रहना। 45-50 मिनट लगा के क्या ये लगता है कि सारा को एक साथ रिवाइज करवाऊं, या मोटा मोटी दिमाग में है कोई जरूरत है ऐसी कुछ। चलो फिर अमलगमेशन करते हैं, 1-2 टॉपिक के बाद फिर रिवाइज कर लेंगे, या फिर मॉक के टाइम पे तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना वैसे ही करेंगे, 6-7 दिन लगा के सारे टॉपिक रिवाइज करके फिर उसका मॉक हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आज इसका लास्ट टॉपिक माइंड अप करते हैं इसको। लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है CGU का। एक बार सिर्फ ध्यान से सुनना, इस वर्ड का मतलब समझ लो। CGU की फुल फॉर्म होती है कैश जनरेटिंग यूनिट। इस कॉन्सेप्ट को क्यों बनाया गया, क्या पर्पस था, पहले वो समझो। अभी मैंने कहा आपको किसी भी एसेट को इंपेयरमेंट के लिए चेक करना है,
तो हम इंपेयरमेंट के लिए चेक करते समय किस किस चीज को कंपेयर करते हैं? कैरिंग अमाउंट, बेसिकली WDV एंड रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट किससे बनता है? वैल्यू इन यूज या नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर मान लो आपने किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट चेक की 2 लाख रुपए आ रही है, किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट 2 लाख है, कुछ इंडिकेटर्स आए, बुरे सिचुएशन को शो करने वाले सर्कमस्टांसेस आए, हमने इंपेयरमेंट के लिए चेक किया एंड वी कैलकुलेटेड नेट सेलिंग प्राइस, जो कि निकल के आया 4 लाख। नेट सेलिंग प्राइस निकाला 4 लाख, वैल्यू इन यूज निकालने बैठे ही थे, अकाउंटेंट बोला सर बहुत माथा मारी का काम है, कौन ने कैलकुलेट करे अगले 5 सालों में क्या कमाई करेंगे, बहुत लंबा काम है सर, नहीं कर पा रहे, ज्यादा कोशिश भी नहीं की और उससे पहले ही मना कर दिया। सोच के बताओ क्या हमें वैल्यू इन यूज को कैलकुलेट करना चाहिए या कोई जरूरत नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के बताना, क्या अकाउंटेंट को इतनी मेहनत करने की जरूरत भी है वैल्यू इन यूज निकालने की, या कोई नीड नहीं? नहीं, क्यों नहीं है? देखो वैल्यू इन यूज कुछ भी निकले, अल्टीमेटली रिकवरेबल अमाउंट क्या 4 लाख से कम आएगी? क्या वैल्यू इन यूज कुछ भी हो, क्या रिकवरेबल अमाउंट 4 लाख से कम हो सकती है? नहीं। लेट्स से ये 2 लाख निकलाई, हमें तो दोनों में से कौन सा फिगर लेना होता है? हाइयर, तो रिकवरेबल अमाउंट बनेगी 4। अगर ये 6 निकलाई तो रिकवरेबल अमाउंट 6 बन जाएगी, तो मतलब 4 से ऊपर होगी, और कैरिंग अमाउंट सिर्फ कितनी थी? तो क्या एसेट इंपेयर होनी है? नहीं। तो मेरे इस केस में मेरी टेंशन खत्म है सर, अगर नेट सेलिंग प्राइस 4 लाख निकल आई ना, तो अब मुझे वैल्यू न्यूज निकालने की भी जरूरत नहीं है। यस और नो? क्योंकि ऑलरेडी एसेट कंफर्म है कि इंपेयर तो नहीं होगी, क्योंकि हाइयर अमाउंट में 4 लाख तो मिनिमम आएगा ही आएगा। क्या इतने पॉइंट समझ में आता है? लेकिन प्रॉब्लम उस समय हो जाएगी सर अगर मैं नेट सेलिंग प्राइस निकालने बैठा और नेट सेलिंग प्राइस निकला सिर्फ 1 लाख। अब बताओ क्या अभी भी खतरा है, टेंशन है? यस। अगर वैल्यू इन यूज 2 लाख से ऊपर हो तो समस्या नहीं है, एसेट इंपेयर नहीं होगी। लेकिन अगर वैल्यू इन यूज 2 लाख से नीचे आनी हो तो क्या एसेट इंपेयर होगी? यस। तो अगर मेरा नेट सेलिंग प्राइस 1 लाख ही निकला तो क्या मुझे वैल्यू इन यूज की जरूरत पड़ेगी या इसके बिना काम चल सकता है? जरूरत पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई? बट अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए। लेट्स से ये जो एसी लगा हुआ है ना, मैं इसकी इंपेयरमेंट करना चाहता हूं। ये एसी लगा हुआ है, मैं इसकी इंपेयरमेंट करना चाहता हूं। ये कंप्यूटर लगा हुआ है, मैं इसकी इंपेयरमेंट करना चाहता हूं। ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, मैं इसकी इंपेयरमेंट चेक करना चाहता हूं। मैं इसे मार्केट में ले जाके बेच सकता हूं? यस और नो? एक बार के लिए मान लो परमिशन मिल जाएगी एकेडमी से, क्या इसे मैं मार्केट में ले जाके बेच सकता हूं? यस और नो? यस। अच्छा, इसकी बुक वैल्यू कहां से आएगी, कैरिंग अमाउंट कहां से आएगी? बुक्स में से आराम से दिख जाएगी। इसका मतलब सर कैरिंग अमाउंट में कोई समस्या नहीं है, मार्केट में बेचने जाओगे आराम से बिक भी जाएगी। क्या अकेली एसी बिक सकती है, या ये 2 का सेट ही बेचना पड़ेगा? बिक सकती है ना अकेली। यस। क्या अकेला प्रोजेक्टर बिक सकता है? क्या अकेला कंप्यूटर बिक सकता है? यस। अकेले बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, नेट सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम इज, मुझे ये बताओ ये अकेली एसी क्या कैश फ्लो जनरेट कर रही है? ये एसी अकेला क्या कैश फ्लो जनरेट कर रहा है? ये कंप्यूटर अकेला क्या कैश फ्लो जनरेट कर रहा है? या ये प्रोजेक्टर अकेला क्या कैश फ्लो जनरेट कर रहा है? अभी तक आपके माइंड में एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं आया सर क्या सारी एसेट इंडिपेंडेंटली अपना कैश जनरेट कर देती है जो आप उसकी वैल्यू इन यूज निकलवा रहे हो? वैल्यू इन यूज का मतलब क्या था? इस एसेट का इस्तेमाल करके मैं कितना पैसा जनरेट कर लूंगा। अब मुझे ये बताओ ये एसी का इस्तेमाल करके मैं कितना पैसा जनरेट कर लूंगा? बता सकते हो एसी का कैश फ्लो कितना है? एसी का बताना है सिर्फ आपको। कि सर बच्चे पढ़ रहे, तो बच्चे पढ़ रहे क्या अकेली एसी पढ़ा रही है क्या? चलो थैंक यू, कम से कम मानते हो पढ़ा तो रहे, तुम ही नहीं पढ़ते। तो एसी का अकेले का कोई कैश फ्लो नहीं है। क्या इस अकेले कंप्यूटर का कैश फ्लो है? क्या अकेले प्रोजेक्टर का कैश फ्लो है? नहीं। क्या अकेले बेंचेस का कैश फ्लो है? क्या अकेले इस कमरे का, लेट्स से बिल्डिंग हमारी होती, क्या इस अकेले कमरे का कैश फ्लो होता? नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो? हम जब किसी एसेट को इंपेयरमेंट के लिए चेक करने जाते हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट 2 थिंग्स। नंबर 1, देयर शुड बी नेट सेलिंग प्राइस जो आसानी से निकल जाएगा, बिकॉज अकेले बिक तो सकते हैं बट द प्रॉब्लम इज अकेले कैश जनरेट नहीं करते हैं, तो वैल्यू न्यूज निकलेगी नहीं। अब बताओ इस केस में तो एसेट को कभी हम इंपेयरमेंट के लिए चेक ही नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम समझ में आ रही है सभी को? बोलो हाँ या ना। बुलवाना पड़ता है ऐसे ही। तो ये प्रॉब्लम आई कि सर कभी कभी हमारी कई एसेट्स इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं करती है, तो ऐसे केसेस में हमें
मिनिमम ग्रुप ऑफ एसेट, मैंने वर्ड यूज किया मिनिमम, द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट यूज करना पड़ता है जो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करता है, दैट कुड बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। अब इसका थोड़ा सा पॉइंट ध्यान से सुनना, अकेला एसी जनरेट नहीं करता, अकेला कंप्यूटर नहीं कर सकता, अकेला प्रोजेक्टर या अकेले बेंचेस नहीं कर सकते, बट जब ये सारे मिल जाते हैं तो क्या एक स्टूडियो बन जाता है, एक क्लासरूम बन जाता है। यस, क्या वो क्लासरूम जनरेट कर सकता है? सोच के बताना, क्या ये रूम कैश फ्लो जनरेट कर सकता है? यस। जनरेट करने का सबसे सिंपल तरीका, आप अगर बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते, ये मत कहना कि सर टीचर का होना भी जरूरी है, क्योंकि मैं बिना टीचर कैश फ्लो जनरेट कर सकता हूं। मैंने शाम को किसी को एक रूम रेंट पे दे रखा है, कोई आके अपने वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है, एसी लगा हुआ है, कोई बच्चे भी आ जाते हैं उसके पास, वो पढ़ा रहा है, मेरे लिए इनकम किस फॉर्म में आई? टीचिंग इनकम या रेंटल इनकम? क्या इस पूरे कॉम्बिनेशन से मैंने मेरा कैश फ्लो जनरेट कर लिया? यस। अब मुझे सोच के बताओ, क्या इस रूम के कैश फ्लो जनरेट करने के लिए मुझे साइड वाले रूम की जरूरत है, या ये रूम अकेला जनरेट कर सकता है? तो व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट यूनिट? क्या बेसमेंट अपने आप में एक स्मॉलेस्ट यूनिट होना चाहिए, या फिर ये अकेला रूम? कैसे डिसाइड किया? क्योंकि ये अकेला रूम अकेला कैश फ्लो जनरेट कर सकता है या नहीं। यस। तो सीजीयू किसे बोलोगे, बेसमेंट को या इस रूम को? मेरी बात समझ में आई? सीजीयू क्या होता है? सीजीयू इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट विच कुड जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो। आपको स्मॉलेस्ट से ही चेकिंग करनी है, बिकॉज हमारा पर्पस इस रूम के बारे में नहीं था, इस रूम में लगी एसी का था, इस एसी के चक्कर में सारे पिस गए। यस और नो? शक किस पे हुआ था? मुझे सिर्फ शक किस पे हुआ था? एसी पे। डाउट? अरे शक वैसे इस महीने में तुम्हारा दिमाग उल्टा चलेगा। मुझे डाउट सिर्फ एसी पे था कि एसी शायद इंपेयर हो गई हो, बट जब मैंने एसी का कैश फ्लो पूछा अकाउंटेंट से, बोला सर एसी कुछ नहीं कमा के देती, एक कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक बात और दिमाग में आनी चाहिए, सर अगर एसी कमा के नहीं देती इसका मतलब इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो एसेट नहीं है, हटाओ इसे बुक से। अगर सर ये एसी कैश फ्लो नहीं जनरेट करती है तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रही, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रही तो बुक्स में दिखा क्यों रखा है? हटाओ इसे। एक बार फिर तुम किसी और मुद्दे पे जा रहे हो, पहले मेरे वाले क्वेश्चन पे तुम्हारा पॉइंट भी आएंगे। हाँ, क्या बता रहे थे? क्या इनडायरेक्ट हेल्प और बेनिफिट दे रही है, मेजर नहीं कर सकते, कंट्रोल भी है। लेकिन देखो, कंट्रोल होना अकेला नहीं होता, एसेट के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए, सिर्फ कंट्रोल से कुछ नहीं होता, कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक कंबाइन तो दे रही है। तुम्हें याद है मैंने एस 10 में भी पॉइंट बताया था, कुछ एसेट डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट नहीं करके देती लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करती है। एग्जांपल, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। एएस10 में पढ़ा था हमने बात कि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बनाता नहीं है, लेकिन क्या वो सबके साथ मिलकर बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है? यस। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्टली आने जरूरी है, इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पे भी समस्या ये है सर, वो डायरेक्टली नहीं देता, इनडायरेक्टली तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। तो ऐसे केसेस में इवन दो मुझे सिर्फ एसी को चेक करना था इंपेयरमेंट के लिए, मैंने कहा अकेला एसी कुछ नहीं करता तो मिनिमम ग्रुप को पकड़ा जाएगा। ये नहीं कि पूरी कंपनी को पकड़ लो, एक एसी के चक्कर में सारी कंपनी के एसेट थोड़ी इंपेयरमेंट के लिए चेक कर देंगे। इसलिए हमने कॉन्सेप्ट यूज किया स्मॉलेस्ट ग्रुप। उस ग्रुप को पकड़ो जिसके साथ मिलकर ये कैश फ्लो जनरेट कर देती है। सर इससे तो ये हो जाएगा कि अकेली एसी को इंपेयर करने के चक्कर में सबको चेक करना पड़ जाएगा। यस और नो? यस। और क्या ऐसा हो सकता है कि सारी इंपेयर हो भी जाए? यस। क्या लॉस सब में भी बढ़ सकता है? यस। एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ सीजीयू वर्ड का मतलब समझो आप। क्या कुछ बात समझ में आई? सीजीयू क्या होता है, क्यों बनाया गया, बात क्लियर है? सीजीयू का मतलब है स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट। मेरी डेफिनेशन के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट विच कैन जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो। इंडिपेंडेंट कैश फ्लो होने चाहिए इनके खुद के, उस ग्रुप के खुद के कैश फ्लो है, देन दिस ग्रुप इज अ सीजीयू। अगर ये अकेला क्लासरूम किराए पे जा सकता है तो ये क्लासरूम अपने आप में एक सीजीयू है। इसे बेसमेंट के साथ क्लब करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दिस रूम कैन जनरेट इट्स इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज, और हेंस इस पूरे रूम में जो भी एसेट लगी होंगी वो एक सीजीयू की पार्ट बन जाएंगी, जो भी आइडेंटिफाइबल एसेट्स है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, सात्विक अब बताओ क्या कर रहे थे? हाँ हाँ, देखो, अगर आप इस लिहाज से, इस लहजे से देखोगे ना तो सारी चीज इंडिपेंडेंट है। ये एसी है, क्या ये कहीं और जाके ठंडी हवा नहीं देगा? देगा।
बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारे बिजनेस मॉडल में वो कैश फ्लो जनरेट करके दे सकता है ना? हमारा कैश फ्लो का मॉडल है सर, या तो हम रेंटल के यूज कर सकते हैं, स्टूडियो रेंट पे दे दिया, या खुद की क्लास रिकॉर्ड कर ले, उसमें कैमरे को अलग से रेंट आउट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उस लिहाज से चलोगे तो सर एसी भी उतर के रेंट पे जा सकती है, फिर तो सारी चीजें जा सकती है, बेंचेस भी किसी को जरूरत होगी तो रेंट पे दे देंगे, फिर तो सीजीओ का कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा। हम तो हमारे बिजनेस मॉडल में जो रेवेन्यू जनरेशन का तरीका है उसमें सेट करके देखते हैं क्या ये हमें दे सकता है ऐसे इंडिपेंडेंट कैश फ्लो। आंसर अगर नहीं दे सकता तो फिर इसको क्लब करना पड़ेगा मिनिमम एसेट्स के ग्रुप के साथ, जिसके साथ मिलकर हम इसको चेक करें। और ये मिनिमम का रूल भी इसीलिए बनाया गया है कि अगर मान लो ये रूम अकेला अपने आप में इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करता है, तुम्हें सिर्फ इस रूम की इस एसी को करना था, इस एसी के चक्कर में 4 एसेट तो आ गए, अब तुम कहो सर पूरा बेसमेंट ही मिला लेते हैं, क्यों इतना छोटी इकाई को ढूंढने की कोशिश करनी है? सोचिए एक एसी के चक्कर में कितनी सारी एसेट्स बिना काम पिस रही है। तो इसलिए कहा गया स्मॉलेस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करना है आपको। क्या ये बात समझ में आई सभी को? चलो एक एग्जांपल लिख लो इसका। हम्म, हाँ, अगर मान लो हमारा काम ही नहीं है उसे रेंट आउट करने का, ठीक है, इस पर्टिकुलर रूम के कैश फ्लोज जब मैं जनरेट करने की बात करूंगा तो मेरा काम एक टीचिंग के थ्रू कर सकता हूं मैं, तो फिर क्या अकेला ये रूम क्लासरूम के तौर पर यूज हो सकता है या बेसमेंट को पूरा यूज करना पड़ेगा? हो सकता है, फिर भी तो मेरे को इंडिपेंडेंट कैश फ्लो देगा ना। हाँ, बस एक एसेट और जोड़नी पड़ेगी आपको, एसेट कह सकते हो या जिसे हम नॉर्मली एसेट मानते हैं, टीचर भी होना चाहिए। फिर रेंटल के केस में बाकी एसेट मिलके बन सकती है, लेकिन जब आप रेवेन्यू अर्न करने की बात करोगे बाय टीचिंग तो फिर टीचर होना चाहिए। लेकिन अगेन क्या टीचर ह्यूमन रिसोर्स हमारी बैलेंस शीट में एज एसेट आते हैं? वो भी अल्टीमेटली फाइनेंशियल पर्पजेस तो वही ग्रुप बनेगा जो पहले बनता। एग्जाम्पल लिखो। कंप्यूट इम्पेयरमेंट लॉस, कॉन्सेप्ट सेम है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बदल गई। पहले एक एसेट थी, अब ग्रुप ऑफ एसेट के लिए चेक करेंगे, चेक वही चीज करनी है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। बस फर्क कितना है, पहले हम एक एसेट की नेट सेलिंग प्राइस देख रहे थे, अब किसका देखा जाएगा? पहले हम एक एसेट की नेट सेलिंग प्राइस देख रहे थे, अब किसका देखा जाएगा? पूरे के पूरे उस सीजीयू का। पहले हम एक का वैल्यू न्यूज देख रहे थे, अब हम किसका देखेंगे? उस पूरे के पूरे सीजीयू का वैल्यू न्यूज देखा जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लिखो, कंप्यूट इंपेयरमेंट लॉस। अ सीजीयू कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एसेट्स। एक सीजीयू है सर, उसमें कुछ एसेट्स हैं। क्या क्या एसेट्स हैं? एसेट्स, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस हमारे इस सीजीयू में मशीन 1 है, मशीन 2 है। दो टाइप की मशीनें हैं, दोनों अकेला काम नहीं कर सकती, ज्वाइंट प्रोडक्शन होता है सर। ए कुछ मशीन बनाता है, दूसरी मशीन में डाला जाता है, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब क्या अकेली कोई भी मशीन कैश फ्लो जनरेट करती है? द आंसर इज नो, दोनों मिलके ही करती है। हमारे पास एक क्रेन है जो भी सपोर्टिंग रोल में रहती है इन मशीनों के साथ में, गुड्स को लोड अनलोड करने में हेल्प करती है, रॉ मटेरियल वगैरह जो है आपको जब इनपुट करना होता है उसमें यूज होती है। और एक कंप्यूटर भी है। 4 एसेट्स हैं हमारे इस सीजीयू में। और क्वेश्चन जब आपको सीजीयू देगा तो ये मान के चलना वो आपको स्मॉलेस्ट यूनिट ही प्रोवाइड करवा रहा होगा। क्रेन, क्रेन है, फिर कंप्यूटर है। चारों का कैरिंग अमाउंट जब हमने देखा बुक्स में तो कैरिंग अमाउंट मशीन 1 का 6 लाख रुपए है, मशीन 2 का 4.5 लाख है, क्रेन का 2 लाख रुपए है और कंप्यूटर का 1 लाख। कितना बन गया? 13.5 लाख। नेट सेलिंग प्राइस ऑब्वियस है आपको अवेलेबल होगा, बिकॉज बिक अलग अलग जरूर सकती है सारी एसेट। कोई भी एसेट अगर अलग है बिक सकती है, तभी हम उसे एक सेपरेट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड भी करते हैं बुक में। 5 लाख रुपए, मशीन 2 8.5 लाख, मशीन 3 3 लाख और कंप्यूटर 50,000। कितना बन गया? 17 लाख रुपए।
कंपनी वांट्स टू चेक मशीन 1 फॉर इट्स इम्पेयरमेंट. Company wants to check machine 1 for its impairment. Compute loss if. आपको लॉस कैलकुलेट करना है इफ केस वन मशीन 1 कैन जनरेट independent cash flows and its value in use is computed at rupees 3,50,000. Case 1, machine 1 can generate independent cash flow and its value in use is computed at 3,50,000. क्या क्या हो गया? अरे मशीन 1 ये लो मशीन 1. Machine 1 can generate independent cash flows and its value in use is computed at 3,50,000. मुझे एक बात बताओ, अगर मशीन 1 खुद के कैश फ्लो जनरेट कर सकती है और इंपेयरमेंट के इंडिकेटर मशीन 1 के लिए आए, क्या पूरे सीजीयू ग्रुप को इसके चक्कर में चेक करोगे? अगर उस एसेट के खुद के कैश फ्लो है तो क्या पूरे सीजीयू के ऊपर हमें कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है? हम सीजीयू के ऊपर कॉन्सेप्ट मजबूरी में लगा रहे थे. क्या इस केस में सीजीयू पे अप्लाई करने की जरूरत है? नहीं, अकेले मशीन 1 को चेक करेंगे. तो यहां पे सॉल्यूशन आएगा मशीन की WDV. कितनी है WDV हमारी बुक्स में? 6 लाख रुपए. एंड व्हाट विल बी रिकवरेबल अमाउंट? क्या होता है रिकवरेबल अमाउंट? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस. वैल्यू इन यूज कितनी है हमारी? वैल्यू इन यूज 3.5 लाख. वैल्यू इन यूज तो हमने खुद अज्यूम किया 3.5 लाख. और हमारा नेट सेलिंग प्राइस कितना है? 5. कौन से को रिकवरेबल अमाउंट माना जाएगा? विच एवर इज हाइयर, दैट इज 5 लाख. वैल्यू इन यूज ना निकाल पाते अलग से तो हमें ग्रुप की तरफ जाना पड़ता. ठीक है, तो यहां पे इस केस में रिकवरेबल अमाउंट विल बी 5 लाख रुपीस. अगर किसी वजह से नेट सेलिंग प्राइस ना निकल पाए, मार्केट में मिल ही नहीं रही हो, तो क्या फिर भी सीजीयू की तरफ प्रोसीड करना पड़ता है? अगर मान लो वैल्यू इन यूज तो निकाल सकते हैं सर, नेट सेलिंग प्राइस नहीं निकल पा रहा, क्या फिर हमें सीजीयू की तरफ प्रोसीड करना है? देखो सीजीयू की तरफ हम क्यों जाते हैं? क्योंकि कैश फ्लो अकेले नहीं मिलते, मतलब वैल्यू इन यूज की समस्या थी. नेट सेलिंग प्राइस अगर नहीं मिल पा रही तो इग्नोर करो, जीरो मान लो, और आपका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इन यूज को कंसिडर कर लो. ठीक है, अब बताओ क्या एसेट इंपेयर होगी? बोलो यस और नो. यस, asset will be impaired. Asset will be impaired and loss of rupees 1 lakh will be charged to SPL as impairment loss. अगर आपकी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कम है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो यस इंपेयरमेंट का लॉस तो आएगा और पेनल में जाएगा. और बेसिकली मशीन 1 की वैल्यू रिटर्न डाउन कर दी जाएगी बाय 1 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज. 6 से -1 करके 5 पे ले आएंगे. दिस इज केस 1. सर सीजीयू को चेक नहीं किया, क्यों नहीं किया सीजीयू को चेक? क्योंकि अकेले का जब वैल्यू इन यूज मिल रहा है तो फिर क्यों ग्रुप को परेशान करना? जिस पे डाउट था, जिसके ऊपर हमें लगता था कि ये इंपेयर हो गई, उसी को सीधा चेक कर लो. केस 1 क्लियर. चलो अब लिखो केस 2. केस 2, मशीन 1 do not generate
independent cash flows. And above mentioned CGU is the smallest group of identifiable assets that can generate independent cash flows. Machine 1 do not generate independent cash flow, and above mentioned CGU is the smallest group of identifiable asset that can generate independent cash flow. इस केस में अगर आपकी मशीन 1 अकेले कैश फ्लो जनरेट नहीं करती तो क्या मशीन 1 का वैल्यू न्यूज आपको कभी पता चलेगा? नहीं। ऐसे केसेस में आपको कैश फ्लो पता चलेगा तो पूरे के पूरे ग्रुप का पता चलेगा। वैल्यू इन यूज फॉर CGU is rupees 15 lakh। लेट्स से वैल्यू न्यूज पूरे ग्रुप की जब निकाल के देखी, मतलब ग्रुप को जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर में कितना वो बेनिफिट देगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो 15 लाख आया। निकालने का तरीका वही रहेगा, बस पहले एक यूनिट का कैश फ्लो देख रहे थे, अब पूरे ग्रुप का देख लिया। 5 सालों का कैश फ्लो देखना है, प्री टैक्स देखना है, वही प्री टैक्स डिस्काउंट रेट से डिवाइड करना है। सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस फर्क क्या आया, मेजरमेंट की यूनिट पहले सिंगल एसेट हुआ करती थी, अब वो वही सेम कॉन्सेप्ट किस पे लगा रहे हैं, ग्रुप ऑफ एसेट पे। इतना ही फर्क है। बताओ भाई, इस केस में क्या मुझे सिंगल एसेट को कंपेयर करना है? नहीं, मैं पूरे के पूरे सीजीयू के लिए चेक करूंगा। क्या क्या चेक करूंगा? पूरे के पूरे सीजीयू की कैरिंग अमाउंट, दैट इज डब्ल्यूडीवी। क्या मुझे बता सकते हो एंटायर सीजीयू की डब्ल्यूडीवी कितनी है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। मतलब डब्ल्यूडीवी हो गई 13,50,000। मशीन 1 की नहीं, मशीन 2 की नहीं, क्रेन या कंप्यूटर की नहीं, पूरे ग्रुप की 13.5 लाख रुपए। दिस इज फॉर द एंटायर ग्रुप। और सेम ऐसे ही रिकवरेबल अमाउंट जब निकालूंगा तो क्या मैं किसी एक एसेट के लिए निकालूंगा? अगेन आंसर विल बी नो, पूरे ग्रुप की निकालनी। तो जरा चेक करो पूरे ग्रुप का नेट सेलिंग प्राइस कितना है, पूरे ग्रुप का। इंडिपेंडेंट एसेट को मत देखो, टोटल मिला के कितने बिक सकता है सब कुछ? 17 लाख में टोटल ग्रुप बिक सकता है। एंड वैल्यू इन यूज कितनी है इस ग्रुप की? 15। तो बताना जरा किसको लिया जाएगा? नेट सेलिंग प्राइस इज हाइयर, कितना हो गया? रुपीज 17 लाख। बताइए जरा, क्या इस केस में इंपेयरमेंट होगा? नहीं, इंपेयरमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, नो इंपेयरमेंट रिक्वायर्ड। तो सर ऐसे तो ना कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि एक एसेट जो खुद तो बिल्कुल कबाड़ है, कचरा बचा हुआ है, लेकिन जिस ग्रुप को वो बिलोंग करता है वो ग्रुप बहुत अच्छा है, तो क्या है प्रोटेक्शन शील्ड की तरीके से काम कर जाएगा ग्रुप और उस एसेट को इंपेयर होने से बचा लेगा? यस और नो? अच्छे लोगों की संगति ऐसे ही असर करती है, देख लो। वैसे तो उल्टा कहा जाता है ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। अब यहाँ पे तालाब ने इसको ठीक कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कई बार होता है, एक एसेट जो अपने आप में इंपेयरमेंट हो जाना चाहिए उस पे, लेकिन बच जाती है जस्ट बिकॉज उसके आसपास की एसेट ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा बेनिफिट जनरेट करके दे पा रही। क्या ये क्लियर है सभी को? हालांकि देखो पिसते भी है सारे इसके चक्कर में, बिना काम इन सबकी चेकिंग लग जाती है इसमें, ठीक है। एक तीसरा केस और बना लो, केस 3। केस 3, assume machine 1 cannot generate independent cash flows. Machine 1 cannot generate independent cash flows and net selling price for CGU, जो पूरा का पूरा CGU है सर, उसकी नेट सेलिंग प्राइस 12 लाख रुपए आती है। एंड वैल्यू इन यूज इज रुपीज 10 लाख। बाकी मशीनों पे तो हमें शक भी नहीं था कि इंपेयर हुई होंगी, लेकिन एक मशीन के चक्कर में हमने पूरे ग्रुप को चेक कर लिया कि चेकिंग करवाते हैं, इनकी कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है। मशीन की वजह से पूरा ग्रुप चेक हो गया और चेक करने पता चला ग्रुप की नेट सेलिंग प्राइस 12 लाख रुपए और ग्रुप का वैल्यू इन यूज 10 लाख रुपए।
अब इस केस में आपको बताना है क्या कोई इंपेयरमेंट लॉस होगा या नहीं होगा। अब अगेन मैं सीजीयू की डब्ल्यूडीबी को चेक करूं तो कितना डब्ल्यूडीबी है पूरे सीजीयू का, 13.5 लाख। एंड अगर मैं सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट निकालूं तो आप कहोगे सर विच एवर इज हाइयर, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, कौन सा हाइयर बन रहा है? नेट सेलिंग प्राइस, दैट इज 12 लाख रुपए। क्या इंपेयरमेंट होगा? यस, यस, देयर विल बी इंपेयरमेंट लॉस ऑफ ₹1,50,000। ऐसा हो सकता है कि जिस मशीन के ऊपर हमें शक था उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा थी बुक्स में, लेकिन वो इतनी डेटोरिएट हो चुकी है कि ना तो उसको बेच के कुछ मिल पा रहा है और वो सारे के सारे कैश फ्लोज को भी हैम्पर कर रही है। ऐसा हो सकता है, यानी क्या इसकी वजह से पूरा ग्रुप इंपेयर हो गया? यस, देयर विल बी इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 1,50,000। द मेन क्वेश्चन अराइजेस, सर ये 1.5 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है, लॉस है इंपेयरमेंट का, क्या एंट्री करते हो इंपेयरमेंट लॉस की? इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, किसी न कैसे एसेट की वैल्यू घटेगी और वो लॉस अल्टीमेटली कहां जाता है? एसपीएल। तो एंट्री बनती है एसपीएल अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस। बट द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये 1.5 लाख का लॉस कौन बियर करेगा? क्या मशीन 1 बियर करे, मशीन 2 बियर करे, क्रेन बियर करे, कंप्यूटर बियर करे, या जिसकी वजह से हमने चेकिंग शुरू की थी वो? सबको करना पड़ेगा। अब ये लॉस है पूरे ग्रुप में बटेगा, यानी कि चारों के चारों एसेट में इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट डब्ल्यूडीवी। This loss will be apportioned in all assets of CGU in the ratio of carrying amount। तो देखो ये भलाई का जमाना है नहीं वैसे सही मायने में, हमने उसे बचाया था बट अब इसी की वजह से देखो सबको नुकसान सहन करना पड़ गया। संगत छोड़ दो, अकेले अकेले रहो, इंडिपेंडेंट रहो। कैलकुलेशन करके देखना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी एसेट का रेशियो है 1.5 लाख का लॉस उसमें बांट देना। क्या ये बात समझ में सभी को आ गई? यस और नो? चलो ये लॉस 1.5 लाख का पीएनएल में जाएगा और दूसरी तरफ सारी एसेट को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और रह गया इसी सीजीयू में, एक सेकंड पॉइंट और, बस लास्ट टॉपिक है इस एएस का। सेकंड बेंच, तो लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं। अब एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी नोट नहीं करना, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अब आपको सीजीयू का मीनिंग सबको समझ में आ गया है। लेट्स से एक तो एग्जांपल पूछता हूं, आपको बताना है व्हाट विल बी द सीजीयू। एक कंपनी है, उस कंपनी का हेड ऑफिस है दिल्ली में, हेड ऑफिस है दिल्ली में, और पूरे इंडिया में उन्होंने 4 जगह पे अपनी फैक्ट्री लगा रखी है। एक फैक्ट्री सूरत में है, उनकी एक फैक्ट्री मुंबई में है, एक फैक्ट्री लेट्स से चेन्नई में है, और एक फैक्ट्री उन्होंने गोवा में लगा रखी है। पूरे इंडिया में इन्होंने 4 लोकेशन पे अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी है। बैलेंस शीट में जब हम देखते हैं तो इनकी फैक्ट्री के नाम पर हमारे पास टोटल चारों का सम टोटल में बनता है 500 करोड़ रुपए की एसेट्स। 500 करोड़ की एसेट, फैक्ट्री के अंदर जो भी एसेट है, मैं एक बार टोटल बता रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी भी होंगे, बिल्डिंग्स वगैरह भी हो सकती है, कुछ कंस्ट्रक्टेड पार्ट भी हो सकता है, बट इवेंचुअली ये जो चारों की वैल्यू है वो 500 करोड़ है। चारों फैक्ट्री में सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाया जाता है, और एक बार मान लो लेट से सूरत फैक्ट्री में कोई माल बना दिया तो ऐसा नहीं कि उसकी फिनिशिंग के लिए मुंबई भेजना पड़ेगा, वो सूरत की सूरत में बन के सूरत में बिक जाता है। मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसे केसेस में हमारे पास 4 सीजीयू होंगे या 1 सीजीयू होगा? क्या यहां पे 4 सीजीयू हैं या 1 सीजीयू है? 4। 4 क्यों है? क्या ये चारों फैक्ट्री अपने अपने कैश फ्लो जनरेट कर सकती है दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर सीजीयू? यस। क्या सूरत वाली फैक्ट्री कैश फ्लो के लिए मुंबई पे डिपेंड करती है? नहीं। क्या मुंबई वाली चेन्नई पे डिपेंड करती है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये चारों के चारों इंडिपेंडेंटली अपने अपने कैश जनरेट कर सकते हैं? यस। तो इसका मतलब ये चारों क्या है? अपने आप में
4 सीजीयू। तो सर इसका मतलब एक बिजनेस में एक से ज्यादा सीजीयू भी हो सकते हैं, होते ही हैं। एक ही ग्रुप थोड़ी होगा एसेट का, एक ही चीज थोड़ी होगी। एक बिजनेस के अंदर 100 सीजीयू भी हो सकते हैं, यस और नो? यस। आप अगर छोटी छोटी एसेट के ग्रुप से इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो तो इसका मतलब वो सारे अपने आप में एक सेपरेट सीजीयू है। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां से हमारा नेक्स्ट मुद्दा आता है। लेट्स से ये जो हमारी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में, अब सोचिए जरा, इस हेड ऑफिस की खुद की भी तो एसेट होगी। हो सकता है ये हेड ऑफिस हमने बिल्डिंग खुद की परचेज करके ले रखा हो, उसमें हेड ऑफिस चला रहे हैं। इस हेड ऑफिस में कंप्यूटर भी होंगे, इस हेड ऑफिस में एसी भी लगा हुआ है, इस हेड ऑफिस में फर्नीचर्स भी है। अब मुझे ये बताओ, ये बिल्डिंग, कंप्यूटर, एसी और फर्नीचर, क्या ये कोई अपने आप में कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं? हेड ऑफिस जहां सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जहां बिल्डिंग भी है, कंप्यूटर भी है, एसी भी है, फर्नीचर भी है, क्या हेड ऑफिस कोई कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा है? माल कहां बनता है? फैक्ट्री में। माल बेचता कौन है? फैक्ट्री से ही माल बिक जाता है, मतलब माल बनाना बेचने वाला काम फैक्ट्री से हो रहा है। हेड ऑफिस सिर्फ क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम। तो मुझे सोच के बताओ, क्या हेड ऑफिस कभी कैश फ्लो जनरेट करेगा खुद से? नहीं, वो कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं करता, बस वो क्या काम करता है? सबको मैनेज करने का काम करता है। तो सोचिए जरा, अगर इन एसेट की बात करें तो सर इनको कैसे चेक करेंगे फिर, जो हेड ऑफिस की है? अगर एसेट्स हेड ऑफिस की है तो इनको कैसे चेक किया जाए इंपेयरमेंट के लिए? क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? एक और एसेट भी ऐसे हो सकती है, गुडविल। कभी कभी हम किसी दूसरे बिजनेस को ज्यादा पैसा देके खरीद लेते हैं तो गुडविल आ सकती है। सेल्फ जनरेटेड तो आ ही नहीं सकती, केस 26 में पड़ा है। एक ही केस में आ सकती है, किसी का बिजनेस 500 का था, उसको 700 रुपए दे आए, इसका मतलब 200 रुपए क्या है? गुडविल। गुडविल भी हो सकती है, वो भी पूरे बिजनेस की है। अब मुझे प्रॉब्लम ये आई, सर इन एसेट्स का क्या करें? गुडविल का हो गया, इन सारी एसेट को एक सिंपल नाम से एक बार डिनोट कर लेते हैं, दीज आर नोन एज कॉर्पोरेट एसेट। क्या बोला जाता है इन्हें? कॉर्पोरेट एसेट। मतलब वो एसेट जो किसको बिलोंग करती है? हेड ऑफिस को। अब बताओ क्या करें? समस्या सबको समझ में आई? क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारी ऐसे एसेट होती है जो किसी पर्टिकुलर सीजीयू का पार्ट नहीं बन पाती, लाइक कॉर्पोरेट एसेट या ओवरऑल कंपनी की गुडविल। अब ऐसे केसेस में क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एएस आपको कहता है दो चीजों में से एक चीज होगी, या तो ये गुडविल और आपकी कॉर्पोरेट एसेट्स, मैं दोनों का एक ही एग्जांपल करवाऊंगा लेकिन ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, चाहे मैं गुडविल की बात करूं चाहे कॉर्पोरेट एसेट, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होना है। मैं एक बार के लिए गुडविल का नाम लेके यूज कर लेता हूं और एग्जांपल में भी गुडविल का करवा दूंगा। या तो ये गुडविल सब में एलोकेबल है ऑन सम रीजनेबल बेसिस। ऐसा पॉसिबल है सर कि लेट से हमारे बिजनेस की गुडविल 50 लाख है और कंपनी का हेड ऑफिस डिटरमाइन करता है कि ये चारों सीजीयू में हेल्प कर रही है। 50 लाख की गुडविल, देखो गुडविल है तो क्या सबका माल बिकवाने में हेल्प कर रही होगी? गुडविल यही तो होती है कि हमारा माल आसानी से बिक जाएगा, प्रीमियम में बिक पाएगा। तो क्या ये गुडविल सभी को हेल्प कर रही है? यस। और हमें पता भी है किस रेशियो में हेल्प कर रही है। हमने डिटरमाइन किया इट इज हेल्पिंग ईच सीजीयू इक्वली। इसका मतलब हर एक के हिस्से में कितनी कितनी गुडविल आ गई? 12.5, 12.5, 12.5 और 12.5 लाख। मतलब पहला सिनेरियो, जब सर ये एसेट जो हेड ऑफिस की है वैसे तो, लेकिन हमने डिटरमाइन किया कि ये कितना कितना हेल्प करती है सीजीयू को, वो डिटरमिनेबल है। मतलब दीज एसेट्स आर एलोकेबल टू वेरियस सीजीयू। तो बांट दो। जब इन सीजीयू को हम इंपेयरमेंट के लिए चेक करेंगे तो इनकी कैरिंग अमाउंट में एक और एसेट जुड़ जाएगी, गुडविल। कितने रुपए की? 12.5 लाख रुपए। अगर हमने ये डिटरमाइन किया कि सबको कितना कितना हेल्प करती है, बराबर बराबर। पहले गुडविल को जोड़ दो सब में, फिर उसके बाद चेक करो इंपेयरमेंट हुआ है या नहीं हुआ। मतलब पहला सिनेरियो क्या बना? ये एसेट्स एलोकेबल है। अगर एलोकेबल है तो एलोकेट कर दो। एलोकेट करने के बाद जो नई कैरिंग अमाउंट आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आपका इंपेयरमेंट का लॉस चेक करना है। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर सेकंड चीज को समझेंगे। एग्जांपल नंबर 9। या एक काम करो, इससे पहले एक बार एक एग्जांपल लिख लो तुम, क्योंकि एग्जांपल नंबर 9 में ये पॉइंट इतना अच्छा क्लियर हो नहीं पाएगा, इसलिए पहले एक लिख लो। एग्जांपल लिखो, ए लिमिटेड हैज 3 सीजीयू। ए लिमिटेड के 3 सीजीयू हैं, सीजीयू 1, सीजीयू 2 एंड सीजीयू 3।
तीनों की कैरिंग अमाउंट, हर सीजीयू में मल्टीपल एसेट्स होंगी, प्लांट होगा, मशीनरी होगी, क्रेन, कंप्यूटर, अलग अलग चीजें होंगी, तीनों का कैरिंग अमाउंट रुपीज इन लैक्स। तीनों का कैरिंग अमाउंट है, पहले ग्रुप का है 60 लाख, दूसरे ग्रुप का है 75 लाख और तीसरे का है 90 लाख। तीनों ग्रुप्स की कैरिंग अमाउंट में 60, 75 और 90, तीनों का नेट सेलिंग प्राइस, तीनों का नेट सेलिंग प्राइस लेट्स से पहले वाले का है 25 नेट सेलिंग प्राइस, दूसरे ग्रुप का है नेट सेलिंग प्राइस 90 और तीसरे का है 95। नेक्स्ट, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज इसका है 56, वैल्यू इन यूज इसकी 56 है, इसका वैल्यू इन यूज है 82, लास्ट वाले का वैल्यू इन यूज है 86, लास्ट वाले का वैल्यू इन यूज है 86। एक काम कर लेना, पहले वाले में वैल्यू इन यूज को 40 लाख कर लेना, पहले वाले में वैल्यू इन यूज को 40 लाख कर लेना। गुडविल ऑफ ए लिमिटेड इज इक्वल टू, गुडविल ऑफ ए लिमिटेड इज इक्वल टू 75 लाख रुपीस। 75 तो ज्यादा हो जाएगा, इसको आप कर लो 30 लाख रुपीस। गुडविल ऑफ ए लिमिटेड इज 30 लाख रुपीस। A Limited has determined that although goodwill belongs to head office, still it could be reasonably allocated to 3 CGUs. It could be reasonably allocated to 3 CGU in 1:2:2. Compute impairment. 3 CGU है और पूरी कंपनी गुडविल है। अब वैसे गुडविल किसी पर्टिकुलर सीजीयू का पार्ट नहीं होती, वो ओवरऑल कंपनी की होती है हमेशा। गुडविल एक फैक्ट्री की नहीं होती, गुडविल कंपनी की होती है। तो 30 लाख की गुडविल रही है हमारी ये। ए ने डिटरमाइन किया कि वैसे तो गुडविल हेड ऑफिस की है, मतलब वो कंपनी की ओवरऑल, बट स्टिल देयर इज अ रीजनेबल एलोकेशन, रीजनेबली एलोकेट किया जा सकता है इन द रेशियो 1:2:2। तो क्या गुडविल को बांटा जा सकता है? यस। एएस कहता है अगर कोई भी ऐसी गुडविल है या कॉर्पोरेट एसेट है, कॉर्पोरेट एसेट मतलब हेड ऑफिस की एसेट्स, अगर उन्हें रीजनेबली एलोकेट किया जा सकता है, नॉट आर्बिट्रेली कि कुछ भी मन में आया वो कर दिया। रीजनेबली एलोकेशन का मतलब है आपको लगता है, आपने जस्टिफाई किया है कि इस रेशियो में हेल्प करती होगी सबको, तो देयर शुड बी सम रीजनेबल एलोकेशन। हमने 1:2:2 में कर दिया। अब इसमें करना क्या होता है? क्या हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड सीजीयू की कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर गुडविल एलोकेबल है देन एलोकेट द गुडविल फर्स्ट। क्या करना पड़ेगा? पहले गुडविल को एलोकेट करना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? सॉल्यूशन बनाओ। सबसे पहले कैलकुलेट न्यू कैरिंग अमाउंट। क्यों कह रहा हूं मैं न्यू कैरिंग अमाउंट निकालो? बिकॉज सर अभी जो आपने कैरिंग अमाउंट निकाल रखा है उसमें गुडविल शामिल नहीं है, और आप खुद मानते हो ये बात कि गुडविल सबकी हिस्सेदार है, तो गुडविल सबको देनी चाहिए उसके हिसाब से। तो तीनों सीजीयू 1, सीजीयू 2 और सीजीयू 3, तीनों के लिए हम सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट देखेंगे। कितना कितना है कैरिंग अमाउंट? 60, 75, 90, बट दिस इज बिफोर गुडविल। अब इसमें एड बैक करेंगे गुडविल को। कितनी गुडविल थी टोटल? 30 लाख। किस रेशियो में बाइफरकेट करनी है? 1:2:2। 6 लाख, 12 लाख और 12 लाख।
एंड आफ्टर इंक्लूडिंग दिस जो नई वैल्यू आएगी दिस विल बी योर कैरिंग अमाउंट, न्यू कैरिंग अमाउंट। 66 इंक्लूडिंग गुडविल, 87 इंक्लूडिंग गुडविल, 102 इंक्लूडिंग गुडविल। ये कब करना है? व्हेन गुडविल इज एलोकेबल। एलोकेबल होगी तो क्वेश्चन खुद बताएगा रेशो, तो रेशो बता रहा है इसका मतलब क्वेश्चन चाहता है कि आप बांटो, तो हमने बांट दिया। सेकेंड पॉइंट, हमें निकालना है इंपेयरमेंट लॉस, तो हमें क्या चाहिए होता है? रिकवरेबल अमाउंट। क्या मुझे तीनों का रिकवरेबल अमाउंट पता है? बताना जरा रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, बोलो भाई बोलो, क्या होता है रिकवरेबल अमाउंट? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। जरा चेक करो, वो फिगर तो ऑलरेडी अवेलेबल है। CGU1 नेट सेलिंग प्राइस इज 25 वेयर इज वैल्यू इन यूज इज 40। क्या होगा रिकवरेबल अमाउंट? 40। बता दो ऐसे तीनों का, पहले का 40, फिर 90 और 95। कैरिंग अमाउंट आ गया, रिकवरेबल अमाउंट आ गया, इंपेयरमेंट लॉस बता सकते हो? बताओ। थर्ड पॉइंट, इंपेयरमेंट लॉस। कितना कितना हुआ? पहली एसेट कैरिंग अमाउंट वाज 66 लाख वेयर एज रिकवरेबल अमाउंट वाज जस्ट 40 लाख, तो इसका मतलब कितना लॉस हो गया सर? 26 लाख। दूसरी एसेट तो इंपेयरमेंट गेन रिकॉर्ड करते हैं 3 लाख का, लॉस से रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है सर, कैरिंग अमाउंट अगर कम है तो ओके है, लॉस से रिकॉर्ड नहीं करना। और तीसरी एसेट पे 7 लाख, तो इंपेयरमेंट लॉस बना 26, 0 और 7 लाख। तो कुल मिला के कितना लॉस रिपोर्ट होगा? टोटल कितना लॉस रिपोर्ट होगा? 33 लाख। और कहां चला जाएगा? एसपीएल। बट द पॉइंट, कि लॉस बटेगा कैसे? जो 33 लाख का लॉस है, क्या तीनों सीजीयू में बांटा जाना चाहिए? 33 लाख का टोटल लॉस हुआ ना, क्या तीनों सीजीयू में बांट दे? नहीं सर, सीजीयू 2 साफ साफ दिख रहा है कि वो इंपेयर नहीं हुई है, तो क्या वो लॉस सीजीयू 2 में बांटने का लॉजिक बनता है? आंसर इज नो, नहीं होता सर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर ये CGU2 का पार्ट नहीं है, इसका मतलब जो लॉस जिसका है उसको ही बियर करना पड़ेगा। इसका मतलब 26 लाख का लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? CGU1 उसकी सारी एसेट्स को। और 7 लाख का लॉस भी किसको बियर करना पड़ेगा? CGU3। बस इतना पॉइंट ध्यान रखना, लॉस जाएगा एसपीएल में, लेकिन कौन सी एसेट के अगेंस्ट में राइट ऑफ होगा? अभी हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए, क्या करना होता है? कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांटना होता है, यही किया था हमने। बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखना, व्हेनेवर देयर इज अ गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है? सर हमारा नाम है, नाम होता तो क्या तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस होता? इंपेयरमेंट लॉस का मतलब क्या है? धंधा पैसा नहीं बना के दे रहा, फिर गुडविल क्या है की? मेरी बात समझ पा रहे हो? तुम कह रहे हो सर CGU1 है, किसकी गुडविल है? कहां की गुडविल है? सर अगर गुडविल होती तो एसेट की वैल्यू से ज्यादा कमा रहे होते या नहीं? तुम अपनी कॉस्ट तक रिकवर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब गुडविल नहीं है। तो बताइए जरा, पहले अगर लॉस होगा तो किसको बियर करना पड़ेगा? गुडविल को। जरा चेक करो, CGU1 में गुडविल थी क्या? यस। कितने रुपए की एलोकेट की थी हमने? 6 लाख। तो मतलब 26 लाख के लॉस में सबसे पहले लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? गुडविल को। तो मैं टेक्निकली कह सकता हूं माइनस गुडविल रिटर्न ऑफ। देखो लॉस तो 26 का है, 26 का 26 पेनल में जाएगा, लेकिन कौन सी एसेट को घटाना है? सबसे पहले सर गुडविल को बियर करना पड़ेगा। लेकिन सर लॉस अभी भी पूरा नहीं हुआ, अब किसको सहन करना पड़ेगा? एसपीएल में तो 26 का 26 जाएगा भाई। एंट्री क्या होती है इंपेयरमेंट लॉस की? इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो एसेट क्रेडिट करनी होती है वो कौन सी होगी? लॉस तो 26 है, पीएनएल में सारा जाएगा, बात ये उसे बियर कौन करेगा? 6 लाख गुडविल ने कर लिया, तो बाकी 20 लाख अदर एसेट्स इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। और मैंने अदर एसेट ले नहीं रखी, तो सीजीयू में जो भी एसेट्स होंगे, कंप्यूटर, क्रेन, उन सबको अपनी कैरिंग अमाउंट में 26 को नहीं, कितने को सहन करना पड़ेगा? 20 को, क्योंकि 6 किसने एब्सॉर्ब कर लिया? गुडविल ने। तो इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट बाय अदर एसेट्स, अदर एसेट के कैरिंग अमाउंट में ये बढ़ जाएगा, इवेंचुअली सारा लॉस हो गया। CGU2 में, CGU2 में थोड़ी राइट ऑफ करना है, उसमें तो गुडविल बची रह जाएगी ना। और CGU3 में क्या होगा? 12 लाख की गुडविल थी, कितना नुकसान हुआ है? 7। तो 7 का 7 किसके अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा? गुडविल। क्या इसके बाद कैरिंग अमाउंट को कुछ बियर करना पड़ेगा बाकी एसेट्स को? समझ में आया? तो अब न्यू कैरिंग अमाउंट या रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट देखो जरा कितनी बच गई होगी।
रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, तीनों सीजीयू की बात करें, सीजीयू 1, सीजीयू 2, सीजीयू 3। सबसे पहले गुडविल, तीनों के हिस्से में गुडविल निकाली थी ना। सीजीयू 1 के हिस्से में कितनी गुडविल रह गई? 6 लाख आई थी, सारी राइट ऑफ हो गई, तो यानी सीजीयू 1 में गुडविल इज 0। सीजीयू 2 कितनी गुडविल आई थी इससे में? 12। क्या कुछ राइट ऑफ में गई? नहीं सर, एज इट इज पड़ी अभी 12। सीजीयू 1 के लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए सीजीयू 2 की गुडविल मत मांग लाना कि भाई तुम ही दे दो, गुडविल को खत्म कर लेते हैं, एसेट को क्यों राइट ऑफ किया। अपने अपने हिस्से का ही ले सकते हो सिर्फ। तो सीजीयू 1 ने अपने हिस्से की गुडविल को एग्जॉस्ट कर दिया, बट सीजीयू 2 की गुडविल इंटैक्ट रही, बिकॉज वो कमा रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। और लास्टली सीजीयू 3, कितनी गुडविल थी? 12। कितनी खत्म हो गई? 7। तो कितनी बची हुई है? 5। अदर एसेट्स, सीजीयू 1 में अदर एसेट गुडविल को छोड़कर कितने रुपए की थी? 60 की। क्या उसमें से कुछ राइट ऑफ हो गया? यस। कितना? 20। तो अब क्या बचा? 40। सीजीयू 2 में गुडविल को छोड़कर अदर एसेट कितने की थी? 75। क्या कुछ राइट ऑफ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ सर, एज इट इज पड़ी है। सीजीयू 3 का आप बता दो। 90। समझ में आ गया तरीका? तो ये सिनेरियो सीजीयूज में जब आपकी कॉमन एसेट्स, कॉमन एसेट में दो चीजें आती हैं, गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट। अगर मैं गुडविल को बदल के यहाँ हेड ऑफिस की बिल्डिंग लिख देता या हेड ऑफिस के कंप्यूटर लिख देता तो भी क्या सेम तरीके से चलाते? यस। बस इतना फर्क याद रखना। फिर लॉसेस राइट ऑफ करते टाइम ये मत कर देना सर ये गुडविल की जगह ये पहले इसके अगेंस्ट में राइट ऑफ करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? कहीं कह दो सर आपने कहा था गुडविल के जैसा ट्रीटमेंट करना है, हेड ऑफिस की बिल्डिंग बांटी थी, कहो पहले हेड ऑफिस की बिल्डिंग को लॉस राइट ऑफ कर दो। ये सिर्फ किसके लिए होता है? गुडविल। समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब? यस और नो? चलो पहला केस क्लियर। मैंने आपको क्या बताया सर, समटाइम्स देयर आर सम कॉमन एसेट्स जो सारे के सारे यूज कर रहे हैं, तो पहला सिनेरियो क्या बन सकता है? ये सब में एलोकेबल है, तो एलोकेबल है तो एलोकेट कर लो और फिर चेक करो कि वेदर कोई एसेट इंपेयर हो रही है या फिर नहीं हो रही। एक और सिनेरियो बन सकता है क्या कि एक गुडविल रीजनेबली एलोकेट नहीं हो रही, गुडविल नहीं बढ़ सकती सर, फिर क्या करें? ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है अगर गुडविल जो है वो एलोकेट नहीं हो पा रही? फिर एएस क्या कहता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एएस कहता है आपको एक बड़ा सीजीयू ढूंढना पड़ेगा। इन छोटे छोटे 4 सीजीयू में तो नहीं बांट पाए, तो आइडेंटिफाई सम लार्जर सीजीयू जिसमें गुडविल को रीजनेबली एलोकेट किया जा सके। अब ऐसा पॉसिबल है सर इन चारों में तो नहीं बट पा रही, बट अगर हम इन्हें दो दो का ग्रुप बना दें फिर गुडविल को इन दोनों में बांटा जा सकता है, आधा आधा। 4 में तो बांटने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, बट अगर हमने दो दो का ग्रुप बना दिया तो सर ये 50 लाख की गुडविल बढ़ सकती है, मे बी शायद 30 लाख और 20 लाख फिर हम दोनों में रीजनेबली एलोकेट कर पाए। तो बताना जरा फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? क्या 4 सीजीयू पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या 2 पे? 2 पे। फिर ये 2 सीजीयू पे सेम कैलकुलेशन करेगी, मतलब फिर रिकवरेबल अमाउंट जब निकालेंगे क्या एक एक सूरत और मुंबई की फैक्ट्री का अलग निकाला जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा सर? पूरा इकट्ठा, दोनों का इकट्ठा। तो दोनों की कैरिंग अमाउंट जोड़ देंगे, दोनों की रिकवरेबल अमाउंट भी जोड़ के निकाली जाएगी। मतलब सर फिर आपको ग्रुपिंग बढ़ानी पड़ेगी। छोटे सीजीयू में नहीं बढ़ पाया, सीजीयू को साइज को और बड़ा करो। सर अभी भी नहीं हो पा रहा, अभी भी नहीं हो पा रहा, फिर क्या करेंगे? सारे सीजीयू कंबाइन कर लो, मतलब फिर अपने आप में पूरी कंपनी एक सीजीयू बन जाएगी। गुडविल कंपनी के तो कंपनी के नाम पे तो एलोकेट हो ही रखी है ना। क्या उस केस में किसी 2 बंदों में बांटने की जरूरत है? नहीं, फिर पूरे चारों के चारों फैक्ट्री को मिला के एक सिंगल सीजीयू बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन कभी ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर हम बांट पा रहे हैं ना तो बांट दो, नहीं बांट पाए तो एग्रीगेशन करना शुरू कर दो। कब तक एग्रीगेशन करते चले जाना? जब तक आपका रीजनेबल एलोकेशन हो ना जाए। और कई बार ऐसे केसेस में करते करते पूरी कंपनी बन जाती है, तब जाके गुडविल बढ़ पाती है, बिकॉज गुडविल एक्चुअल में किसी एक सीजीयू की थी नहीं, वो पूरी कंपनी की थी। इसलिए हमें लास्ट में पूरी कंपनी को एज अ होल ही देखना पड़ जाता है। देखो यूजुअली ये एसी के लिए नहीं होता, ये यूजुअली कभी एसी लेवल के लिए तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो सिंगल एसेट के केस में अगर तुम सिर्फ एसी की बात करो तो वो तो बहुत लोअर लेवल पे कब की हो चुकी होगी। ये हमेशा यूजुअली बड़े लेवल पे आता है, पूरी फैक्ट्री आ जाए, जब 2 फैक्ट्रीज आ जाए तब ही ये समस्या आ सकती है। छोटी मोटी एसेट के लिए कभी नहीं आता, ठीक है। आप ऑब्वियस सोचो ना, एक और चीज आती है हमारे कॉन्सेप्ट्स में, मटेलिटी। क्या एक सिंगल एसी आपकी एसेट की नेटवर्थ है मान लो 5 करोड़ और उसमें एक 20,000 की एसी है, क्या उस 20,000 की एसी के लिए 5 करोड़ की सारी एसेट्स को इंपेयरमेंट के लिए चेक करोगे? हमारे एएस तो बोलते नहीं है। इंड एएस में एक बात बोली जाती है,
इंफॉर्मेशन वो लो जो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट एंड अनड्यू कॉस्ट निकल के आ जाए। मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए ये बात भी रखनी होती है कि कौन आपको उतनी मेहनत लगानी है जिसके लिए आपको ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। मटेरियलिटी नहीं है बिकॉज इस चीज की ज्यादा 20,000 के एसेट राइट ऑफ भी हो जाए सारी भी, तो क्या कोई बहुत बड़ा फर्क है? कंपनी पता है क्या करेगी ऐसे केसेस में? अगर 25,000 की एसी है, वैल्यू न्यूज नहीं निकल पा रही, तो कहेगी छोड़ो वैल्यू न्यूज, नेट सेलिंग प्राइस 15,000 है, कोई ना 10 से इंपेयर कर दो। मटेरियलिटी भी कहेगी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम 15,000 20,000 की एसी के लिए 5 करोड़ की एसेट को चेक करने जाओगे? नहीं, 10,000 का खर्चा करो राइट ऑफ। मटेरियलिटी भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? चलो, तो अगर बढ़ सकता है तो वेल एंड गुड है, ना बढ़ पाए तो फिर आप एग्रीगेशन करना शुरू करते हो। लेकिन इस एग्रीगेशन में आपको एक चीज करनी होती है, उसे समझने के लिए एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 9 आप होमवर्क में कर लेना, मैं लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 10। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट एग्जांपल, एएस पूरा हो जाएगा फिर। एसेट बेस्ड एएस चौथा है हमारा, और आप देखोगे चारों कितने टेक्निकल एएस है और हर चीज का कितना लॉजिकली जो इन्हें सेट किया गया है अकाउंटिंग पर्पज से। एग्जांपल नंबर 10 देखो क्या है। एक्स लिमिटेड परचेस्ड ए लिमिटेड परचेस्ड बी लिमिटेड फॉर 25 लाख। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ए ने क्या किया, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया सर बी का, कितने रुपए में? 25 लाख, जिसके अंदर 3 फैक्ट्री है। मैं सीजीयू को फैक्ट्री बोल दूं, थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लगता है कि हाँ हर फैक्ट्री अपना 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 कैश फ्लो जनरेट कर रही है। इसके अंदर सर 3 फैक्ट्री हैं, एक्स वाई और जेड। 3 फैक्ट्री है, उन्हें सीजीयू बोला गया, इसका मतलब क्या तीनों फैक्ट्री इंडिपेंडेंटली अपना पैसा कमा के देती है? यस। तो एक्स वाई जेड 3 फैक्ट्री है जिनकी कैरिंग अमाउंट है 5 लाख, 9 लाख और 6 लाख। हमने 25 लाख रुपए देके 3 फैक्ट्री एक्वायर की, 5 लाख, 9 लाख, 6 लाख वाले, कितनी वैल्यू बनी? 5 और 9 14 और 6 20। 25 लाख रुपए देके 20 लाख का सामान लाई, इसका मतलब 5 लाख सामने वाले की गुडविल। अब जब भी गुडविल आएगी तो प्रॉब्लम ये आएगी, क्या ये एलोकेबल है या एलोकेबल नहीं? तो अब क्या कहा उन्होंने, 1 अप्रैल को हमने एक्विजिशन किया, 31 मार्च 2026, कितना टाइम हो गया? 1 अप्रैल 2024 को एक्विजिशन किया, अगली डेट दे दी 31 मार्च 2026, बोलो कितना टाइम हो गया? 2 साल। आफ्टर 2 ईयर, हमने 2 साल बाद जब कैरिंग अमाउंट देखी तो सर कैरिंग अमाउंट एक्स की 380 हो चुकी है। पहले कितनी थी? 5 लाख, अब कितनी हो गई? 380। दूसरा वाई फैक्ट्री, कैरिंग पहले कितने में खरीदी थी? 9, अब कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? ऐसे कैसे? फैक्ट्री है, नई एसेट भी तो खरीदी जा सकती है, रिवैल्यूएशन होना जरूरी थोड़ी है। वाई एक सिंगल एसेट नहीं है, वाई इज अ ग्रुप ऑफ एसेट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुमने फैक्ट्री एक्वायर करने के बाद 10 लाख की नई एसेट्स खरीद ली हो वहां पे? यस। सिर्फ रिवैल्यूएशन होना जरूरी है, ये मत लॉजिक लगाना कि सर 9 लाख से 12 गई है, 3 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व भी पड़ा होगा तो लॉस उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नई एसेट्स भी हो सकता है खरीदी गई हो। एंड लास्टली सी एसेट है 6 लाख की, अब वो कितने की हो गई है? 8.5। लेकिन एक और एसेट भी तो आई थी, एक्स फैक्ट्री आई, वाई फैक्ट्री आई, जेड फैक्ट्री आई, लेकिन कुछ और भी बना था। क्या बनी थी? गुडविल। कितनी बनी थी? 5 लाख। उसकी कैरिंग अमाउंट अब कितनी होगी? 3 लाख। अच्छा यहाँ पे लिखी हुई है, कि ना लिखी होती तो भी 3 लाख होता। इसका लॉजिक सुन लो, रीजन सुन लो। एज पर एएस 14 जो हम कल से करने वाले हैं, एज पर एएस 14 गुडविल ऑन एक्विजिशन, देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो बुक में आती नहीं है, तो गुडविल सिर्फ बुक में कौन सी आ सकती है? परचेज, और वो सिर्फ आएगी बिजनेस एक्वायर करने पे, यानी एएस 14 में। और एएस 14 कहता है एक्विजिशन पे जो भी गुडविल आती है उसे हमेशा 5 सालों में ही राइट ऑफ करना है। कितने सालों में? 5 साल, एसएलएम बेसिस में। ये कंपलसरी है। कौन कहता है? एएस 14, ना कि एएस 26। वैसे तो इंटेंजिबल एसेट के डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की बातें कौन बताता है? एएस 26 बताता है। लेकिन अमलगमेशन पे अराइज होने वाली गुडविल को 5 सालों में इक्वली राइट ऑफ करना होता है, ऐसा कौन बोलता है? एएस 14। अब जरा चेक करो, मेरी गुडविल 5 लाख की थी, 5 सालों में इक्वल इक्वल यानी कि 1 लाख रुपीज पर एनम। 2 साल बीते हैं, क्या 2 लाख ही राइट ऑफ होना चाहिए था? यस। तो अगर ये ना भी दे रखा होता तो भी क्या मैं इसे 3 लाख ही लेता? 26 कर लो ना, इसको करेक्ट कर लो, 26 कर लेना, 2 साल के बाद की होगी, करेक्शन कर लेना, एग्जांपल में 26 कर लो। 2 साल बाद 3 लाख रुपए ही रहेगी, ना भी बोलता यही आप फिर भी लेके चलते, क्योंकि एक्चुअल में रूल ही कहता है 5 सालों में ही आपको उसको अमोर्टाइज करना है। तो सारी एसेट की आपकी जो है इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन हमें ए लिमिटेड के बारे में क्या बताया गया? ए लिमिटेड वाज असेसिंग एक्स फॉर इंपेयरमेंट। हम सिर्फ किसको इंपेयर करना चाहते हैं? एक्स।
तो आप देखोगे अगर हमें सिर्फ एक्स को इंपेयर करना है तो रिकवरेबल अमाउंट किसकी निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स, और वो हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड करके दे रखी है 3.5 लाख। एंड ये फिगर ऑलरेडी किस चीज का है, रिकवरेबल अमाउंट है, मतलब ऑलरेडी क्या आपको दोनों में से हाइयर दे रखा है, यस। वाई और जेड का दे ही नहीं रखा, बिकॉज मुझे इंपेयर करना ही नहीं, मैं क्यों कैलकुलेट करने जाऊंगा, मैंने सिर्फ एक्स की निकाले। ओके, आपको कहा गया कि इंपेयरमेंट लॉस क्या होगा, वो दोनों सिनेरियो में। केस वन गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन ऑल 3 सीजीयू इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2024। मतलब सर देयर इज अ रीजनेबल एलोकेशन, कोई तरीका है गुडविल को बांटने का, तो क्या बांट लेना चाहिए, यस। और क्या इंपेयरमेंट पहले चेक करें या पहले गुडविल को जोड़ें, पहले गुडविल को जोड़ेंगे। अब बांटना कैसे सर, क्वेश्चन कहता है इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2024, जो बुक वैल्यू का रेशियो था 1 अप्रैल 24, दैट मींस एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना कितना था, 5, 9, 6। कह रहा है इसी रेशियो में आप गुडविल को बांट सकते हो। कितनी गुडविल बची हुई है, 3 लाख, तो 5:9:6 में 3 लाख को बांट दो। CGU 1, CGU 2 एंड CGU 3। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट बिना गुडविल के, विदाउट गुडविल। क्या विदाउट गुडविल मुझे कैरिंग अमाउंट, देखो मैं आज इंपेयरमेंट के लिए चेक करूंगा तो मुझे आज का ही कैरिंग अमाउंट चाहिए, दैट मींस 1/4/2026 का। जब आप इंपेयरमेंट के लिए चेक करना चाहते हो, बताना जरा कितनी वैल्यू बच चुकी है, 380, 12 लाख और 8,50,000। बट दिस इज विदाउट गुडविल। अगर गुडविल बच सकती है तो क्या बांटना चाहिए, यस सर, इंक्लूड करो गुडविल को भी। और गुडविल जो है आपकी 3 लाख है, विच शुड बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ एसेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। 1 अप्रैल 24 कहिए ना कि 1 अप्रैल 26, मतलब शुरुआत में जब खरीदी थी, तो 5:9:6 का रेशियो बनेगा। तो गुडविल को 5:9:6 में बांट दो, 75, 135 और 90। टेक्निकली देखा जाए ना तो CGU 2 और 3 का तो मेरा कोई ज्यादा रूल नहीं है, मेरे को तो किसके लिए ज्यादा चाहिए, 1 के लिए। न्यू कैरिंग अमाउंट 455, ये कितने, 1335 और ये 940। अब इसे किससे कंपेयर करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट आपको सिर्फ CGU 1 का गिवन है, बिकॉज हमें 1 को ही चेक करना था। बताना जरा, 3,50,000 और इनका कुछ है ही नहीं, तो क्या इंपेयरमेंट होगा, यस देयर विल बी इंपेयरमेंट लॉस। और इंपेयरमेंट लॉस जब होगा तो वो कहां चार्ज किया जाएगा, नहीं वैसे PNL में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, SPL में ही जाता है। सारा का सारा लॉस 1,05,000 का लॉस SPL में जाएगा, बट इसे बियर कौन करेगा, पहले गुडविल और फिर बाकी एसेट। क्या गुडविल अकेला सहन कर जाएगा सारा लॉस, क्यों, हमारे 3 लाख की गुडविल है, क्या बाकियों के हिस्से के लिए नहीं है, नहीं, हमारा हिस्सा कितना है इसमें, 75। तो आप यहां पे कह सकते हो राइट ऑफ अगेंस्ट गुडविल 75,000 और अदर एसेट पे 30,000। बोलो क्या ये बात समझ में आई, ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक करवाया है, एक बार मैं इतना रीड करवा देता हूँ, फिर थोड़ा सा पॉइंट जो और बचता है वो छोटा, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। CGU क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इट मींस द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट दैट हैव इंडिपेंडेंट कैश फ्लो ऑफ इट्स ओन। When individual assets do not generate cash flow, then they are grouped in small units called CGU। ठीक है, इसके लिए फिर हम CGU को चेक करते हैं इंपेयरमेंट के लिए, CGU का कैरिंग अमाउंट, CGU का रिकवरेबल अमाउंट। अगर इंपेयर हुआ CGU तो लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एसेट इन द कैरिंग अमाउंट रेशियो। क्या यही हमने सारा काम किया है, यस। हाउएवर एसेट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो, कोई भी एसेट, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, जब हम लॉसेस को बांटते हैं, जब
कैरिंग अमाउंट में लॉसेस को बांटा जाएगा, तो ऐसा मत कर देना कि कोई भी एसेट उसकी नेट सेलिंग प्राइस से नीचे चली जाए, या उसकी अकेले की वैल्यू न्यूज से नीचे चली जाए, या जीरो हो जाए। बेसिकली जब हमने लॉस को बांटा तो मैंने आपको कहा था लॉस सब में बटेगा। अलग अलग एसेट का आपके पास नेट सेलिंग प्राइस या हो सकता है वैल्यू न्यूज पहले से पता हो आपको, तो किसी भी एसेट का लॉस इतना मत कर देना कि राइट ऑफ होने के बाद वो इनसे भी नीचे चली जाए, इस वैल्यू से नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। हालांकि इफ गुडविल इज प्रेजेंट इन एनी सीजीयू तो क्या किया जाता है, पहले लॉस गुडविल के अगेंस्ट में ही राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। ये मुद्दा हमने पहले डिस्कस किया। देन गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट का ट्रीटमेंट, कॉर्पोरेट एसेट का मतलब समझ गए, आप लिख लो चाहे यहाँ पे एसेट्स दैट बिलोंग्स टू हेड ऑफिस, assets that belongs to head office, asset that belongs to head office। अब इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं, एलोकेबल टू सीजीओ, पहला ऑप्शन यस, तो क्या करते हैं, क्या पहले इंपेयरमेंट निकाल लेते हैं, पहले बांटते हैं, पहले बांटते हैं। देन फर्स्ट एलोकेट गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट विच एवर द केस, जो भी आप कर रहे हो, टू ऑल सीजीओ एंड देन चेक फॉर इंपेयरमेंट। इस तरीके को जो अभी तक हम करते आए हैं, दिस इज नोन एज बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मतलब सबसे छोटी इकाई पे जब अगर आप बांट सकते हो ना, तो सबसे छोटी इकाई से स्टार्ट करना है हमें, तो बॉटम अप अप्रोच इसे कहा गया। एंड सेकेंड सिनेरियो, इफ इट कुड नॉट बी एलोकेटेड, तो मैंने क्या बताया था, अगर छोटे सीजीयू में नहीं बट पा रहा तो क्या करें, बड़ा सीजीयू ढूंढो, उसमें भी नहीं बट पा रहा तो और बड़ा सीजीयू ढूंढो, देन चेक लार्जर सीजीयू, फिर लार्जर सीजीयू को चेक करो जिसमें गुडविल को रीजनेबली एलोकेट कर पाओगे। सर हमने दो दो ग्रुप को कंबाइन करके देख लिया, अभी भी नहीं बट पा रही, तो चार का ग्रुप बनाओ। सर चार में भी नहीं बट पा रही, 10 का ग्रुप बनाओ। अगर सर ना बट पाए, लास्ट में आप पूरा का पूरा कंपनी को एक सीजीयू मान लोगे और पूरी की पूरी कंपनी को चेक करना पड़ता है फिर। लेकिन तरीका वही चलेगा, जब भी लॉस हुआ तो पहले किसके अगेंस्ट में राइट ऑफ होगा, गुडविल, फिर बाकी बची हुई तरह से। दिस इज नोन एज टॉप डाउन अप्रोच। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट अप्लाई बॉटम अप टेस्ट, देन प्रोसीड टू अप्लाई टॉप डाउन अप्रोच। अब इस लाइन का मीनिंग ऐसे समझ में आएगा, अब इसके सेकंड पार्ट को करते हैं, तब आपको इसका बात का मीनिंग समझ में आएगा। 2 मिनट लगेगी सिर्फ, 2 मिनट, अरे भाई एएस पूरा हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट का काम है, 2 नहीं तो 5 मिनट बस। चलो देखो, अरे वो तुम ना भी कहोगे तो मेरे को करवाना ही है, मैं इसको इतना सा थोड़ी छोड़ूंगा। अब एएस पूरा हो गया, देखो क्या कहा गया, सेकंड पार्ट, गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। अभी हमने पहला पार्ट किया, गुडविल को बांटा जा सकता था इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू। सेकंड पार्ट में बोला गुडविल नहीं बढ़ सकती सर, तो गुडविल नहीं बढ़ सकती तो क्या हमें लार्जर सीजीयू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यस। और हम कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट सीजीयू टू विच इट कुड बी एलोकेटेड इज बी लिमिटेड, इन नहीं इस कर लेना, इस बी लिमिटेड। मतलब सर जो हमने तीनों में बांटने की कोशिश की नहीं बटी, दो एक का भी ग्रुप नहीं बना सकते, मिनिमम ग्रुप कितना बनाना पड़ेगा, पूरे के पूरे ग्रुप को, यानी तीनों के तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा, यानी एंटायर बी लिमिटेड जिसको हमने एक्वायर किया था उस पूरे के पूरे बिजनेस को जोड़ना पड़ेगा। एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट जिसपे गुडविल को रीजनेबली बांटा जा सकता है। तो मैंने कहा था ऊपर की तरफ आना शुरू कर देते हैं, तो हम ज्यादा बड़े ग्रुप को देखते हैं, और पूरे ग्रुप को जब हमने देखा तो पूरे ग्रुप की रिकवरेबल अमाउंट इस बार पूरी बी लिमिटेड की रिकवरेबल अमाउंट है, मतलब क्या अकेले एक्स की है या वाई की है या जेड की है, तीनों का टोटल, तीनों का टोटल कितना रिकवरेबल अमाउंट देता है, 26 लाख। अब ऐसे केसेस में क्या करना है, एएस ने क्या कहा था, अगर छोटी इकाई पे नहीं लगा पाए तो बड़े पे लगाओ, लेकिन उससे पहले हमेशा बॉटम अप टेस्ट करना पड़ता है। बॉटम अप टेस्ट का मतलब है जिस सीजीयू के चक्कर में तुम ये चालू कर रहे थे पहले उसको अकेले को कर लो इंपेयर। कौन था वो सीजीयू, कौन सा था, एक्स, तो पहले एक्स को इंपेयर कर लो, इस ग्रुप को चेक करो। मतलब इसके सेकंड पार्ट में कैसे आंसर किया जाएगा, केस बी, if goodwill cannot be allocated reasonably to x, y or z, then larger CGU will be checked, which is B limited itself, that is x plus y plus z.
फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई बॉटम अप टेस्ट। पहले छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहीं छोटा इंपेयर हो रखा हो, उसके चक्कर में पूरे ग्रुप को चेक कर दो और पूरा ग्रुप इंपेयर करके बैठ जाओ। इसलिए कहा पहले छोटा अगर इंपेयर है तो पहले उसका लॉस रिकॉर्ड कर लो। तो क्या कहा गया, बट फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई बॉटम अप टेस्ट, दैट इज चेक स्मॉलर सीजीयू फर्स्ट। और गुडविल तो बट नहीं सकती, तो ऑब्वियस है उसे बिना गुडविल ही चेक करना पड़ेगा। But first we have to apply bottom up test, that is check the smaller CGU but without goodwill। बिना गुडविल के उसे चेक करो। कौन सा था स्मॉलर सीजीयू जिसकी हमें टेंशन परवाह थी? एक्स। अकेले को एक्स को चेक करो, सिर्फ एक्स को, सीजीयू एक्स। इसका कैरिंग अमाउंट कितना है? सीजीयू एक्स का कैरिंग अमाउंट 3,80,000। और इस सीजीयू एक्स का रिकवरेबल अमाउंट कितना है? कितना था? 3.5 लाख। देखो मैंने बिना गुडविल किया, मजबूरी है, गुडविल बटती नहीं, बटती तो मैं पहले चेक कर लेता ना, नहीं बट पा रही, यही तो समस्या है, इसलिए आपको टोटल बेसिस पे करना पड़ेगा। तो क्या इंपेयर हो रहा है? यस यस, देयर इज इंपेयरमेंट लॉस ऑफ ₹30,000। और ये किसके अगेंस्ट में राइट ऑफ होगा? गुडविल के। गुडविल तो है ही नहीं, इन्हें मिली नहीं गुडविल हिस्से में, तो इसका मतलब ये लॉस किसके अगेंस्ट में राइट ऑफ होगा? एसेट्स। Yes, there is impairment loss of 30,000 which will be written off against assets of CGU X। इंपेयरमेंट का लॉस होगा सर 30,000 रुपए, और ये लॉस राइट ऑफ करना पड़ेगा अगेंस्ट द सीजीयू एक्स। दिस इज बॉटम अप टेस्ट। पहले छोटी इकाई को इंपेयर करके देख लिया, नुकसान था वो यहीं पे सेटल करवा दिया, कहीं बड़े ग्रुप को चेक करने जाएं इसकी वजह से पूरा ग्रुप इंपेयर ना हो जाए, इसलिए हमने पहले छोटे ग्रुप को इंपेयर कर दिया। अब क्या करेंगे? अब चेक, या नाउ अप्लाई बॉटम अप टेस्ट, सॉरी टॉप डाउन टेस्ट, टॉप डाउन। अब आपको टॉप डाउन टेस्ट लगाना है, मतलब जो लार्जर सीजीयू आपने बनाया था, व्हाट वाज दैट लार्जर सीजीयू? किसको बनाया था हमने लार्जर सीजीयू? एंटायर बी लिमिटेड को। पूरा बी लिमिटेड ही बन गया था ना लार्जर सीजीयू। ऐसा हो सकता था शायद एक्स और वाई मिलके भी वो लार्जर सीजीयू बन जाता, बट नहीं बना। क्वेश्चन ने कहा पूरी बी को ही मानो, तो ठीक है सर पूरा बी सीजीयू है। अब यानी कंपैरिजन पूरे बी के लिए करना पड़ेगा। क्या पूरे बी की कैरिंग अमाउंट बताई जा सकती है? बी में कौन कौन है? एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। जरा बी की कैरिंग अमाउंट बताना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या एक्स की वही कैरिंग अमाउंट है जो पहले थी? अभी इंपेयर करके आए हैं 30,000 से, मतलब एक्स की कैरिंग अमाउंट कितनी हो चुकी है? 3.5। 380 नहीं लेनी, 3.5 लेनी है। इसीलिए क्या था, कहीं ये टोटल में आके इसकी वजह से सारे इंपेयर ना हो जाए, इसलिए पहले इसको ही अकेले को इंपेयर कर दो। 3.5 लाख। उसके बाद वाई की कितनी? 12 लाख प्लस जेड की 8.5 लाख। कैरिंग अमाउंट ही बता रहे होगे ना, कुछ और भी आएगा? गुडविल भी तो आएगी, गुडविल एलोकेट हो तो सकती है बी को। हमने यही तो कहा ना कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ बी है जिसके ऊपर गुडविल को बांटा जा सकता है, तो एक्स वाई जेड तो है ही, क्या गुडविल भी आएगी कैरिंग अमाउंट में? यस। द लार्जर सीजीयू जिसमें गुडविल को बांटा जा सकता है उसे इंपेयरमेंट के लिए चेक किया जाएगा। इसका मतलब 3 लाख ये भी आ जाएगा। कितना हो गया? 27 लाख। और इसका रिकवरेबल अमाउंट, क्या हमें क्वेश्चन में इसका रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है? मैंने सेम टेस्ट पूरी सीजीयू पे अप्लाई कर दिया, बस इतना सा फर्क रखा कि अब एक्स की वैल्यू इंपेयर्ड अमाउंट आएगी। कितना आ गए? 26 लाख। बोलो जरा क्या लॉस हो रहा है? यस, देयर इज अगेन, अरे मतलब इसी क्वेश्चन में एक बार फिर से आ गया ना, एक बार पहले भी ऊपर भी आया था। देयर इज अगेन इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस बॉटम अप अप्रोच में भी आया था, टॉप डाउन में भी आया, ऑफ रुपीज कितने रुपए का? अब मुझे ये बताओ, ये 1 लाख का लॉस पीएनएल में तो जाएगा, कौन सी एसेट के अगेंस्ट में राइट ऑफ हो? गुडविल में, क्योंकि पूरे ग्रुप पे गुडविल है ना, तो इट विल बी
रिटर्न ऑफ अगेंस्ट गुडविल। अगर ये लॉस लेट्स से 4 लाख आ जाता, फिर 3 लाख किस में चला जाता, किसमें, गुडविल में, और बाकी बचा हुआ 1 लाख बाकी एसेट में बढ़ जाता। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? 4 लाख का लॉस निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा बताऊं? क्योंकि जब आप इंडिविजुअली बॉटम अप टेस्ट करके आए होगे ना, तो उतने हिस्से का लॉस आप पहले ही बांट के आए हो। इसका मतलब अब इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही चीज राइट ऑफ हो सकती है, क्या? गुडविल। ठीक है, तो ये था ES 28। ये जो मैंने लास्ट के आपको दो ये एग्जाम्पल कराया ना, एग्जाम में ये लेवल का वो यूजुअली शायद फाइनल में भी ना पूछे, बट फिर भी मैंने आपको कवर अप करवा दिया है ताकि कोई भी टॉपिक हमारा रहे ना। अब क्वेश्चन इसके कर लेना, 10 ही क्वेश्चन है टोटल, एग्जाम्पल सारे गो थ्रू कर लेना। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अमलगमेशन। क्या हो गया? कुछ बोल रहे थे क्या? कुछ तो बोल रहा है, तुम बता दो। अगर कॉर्पोरेट एसेट होता है इस केस में, तो फिर लॉस सभी के कैरिंग अमाउंट में बढ़ता ना, ऐसे नहीं। वही तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, कॉर्पोरेट एसेट मतलब वो एक्चुअल एसेट्स हैं। गुडविल तो हम क्या मानते हैं, अच्छा कमाने की क्षमता है। तो लॉस अगर हुआ है तो पहले उसके केस में करो, लेकिन कॉर्पोरेट एसेट तो रियल एसेट होती है ना, तो लॉस सबके कैरिंग अमाउंट में बढ़ता। ऐसा नहीं कि पहले कॉर्पोरेट एसेट सारा बियर करेगी। हाँ हाँ, सब में बटेगा।